मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव है। आज उपचुनाव में प्रचार का आखिरी दिन और परसों यानी कि 13 नवंबर के दिन वोटिंग होनी है। लेकिन ये 2 सीटें बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं कुछ लोगों के लिए। एक तरफ शिवराज के गढ़ में चुनाव लड़ रहे रमाकांत भार्गव, तो वहीं लोकसभा विधानसभा चुनाव में खुद हार का स्वाद चखते हुए और फिर लोकसभा में उनके नेतृत्व में जिस तरीके से पार्टी की हार हुई, जीतू पटवारी, उनके लिए भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि कैसे आगे मध्य प्रदेश में कांग्रेस उनके अंडर काम करेगी। इन 2 सीटों पर उपचुनाव के परिणाम के अनुमान की चर्चा के लिए मेरे साथ मध्य प्रदेश की राजनीति को करीब 20-15 सालों से परख रहे, समझ रहे और जान रहे व्यक्ति सरस्वती चंद्र जी हैं। एमपी फर्स्ट के ब्यूरो चीफ भी हैं। सर, सीटें 2 हैं, लेकिन 5 नेता अगर देखें, रमाकांत भार्गव, रामनिवास रावत, जीतू पटवारी, शिवराज सिंह, साथ ही मोहन यादव, 5 की परीक्षा है। देखो, 2 उपचुनाव की बात करें, क्योंकि उपचुनाव जब होते हैं तो कहा यह जाता है कि ये सरकार के फेवर में जाते हैं। जीतू पटवारी हमने देखा कि एक कैंडिडेट को लाते हैं, हालांकि वो कैंडिडेट जो कि बुधनी विधानसभा के उपचुनाव में उतरे हैं, रमाकांत भार्गव, वो शिवराज के खास हैं। और यहाँ पर जीतू पटवारी ने जिस कैंडिडेट को टिकट दिया है, या कांग्रेस ने जिस कैंडिडेट को टिकट दिया है, राजकुमार पटेल, वो एक बड़ा चेहरा इसलिए है स्थानीय महत्व को देखते हुए, चूँकि वो एक किरार है और वहाँ पर किराल बाहुल्य क्षेत्र, जातिगत समीकरण साधने के लिए तो ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चूँकि शिवराज सिंह चौहान जो कि किरार समाज से हैं, बहुत खासा होल्ड है, तो कांग्रेस की रणनीति थी, चूँकि लगातार हम देख रहे हैं, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा में हमने परिवर्तन देखने को मिला कि कमलनाथ के बाद जीतू पटवारी कमान दी गई। जीतू पटवारी कुछ खास नहीं कर सके। लगातार जो चुनाव के परिणाम हैं, चाहे वो उपचुनाव हो या फिर जो नगर पालिका वहाँ, तो लोकसभा में तो ये मानिए कि पूरी तरह साफ हो गई, ये कुछ नहीं कर पाए। लेकिन बाकी में संगठन, आप कह रहे थे कि हमको संगठन मजबूत करना है, आपने संगठन मजबूत कर लिया, लेकिन जो परिणाम आए, जो छोटे चुनाव हुए, उसमें भी जीतू पटवारी कुछ नहीं कर सके। लेकिन यहाँ पर राजकुमार पटेल की बात करूँ तो एक अच्छे कैंडिडेट हैं, टफ फाइट, जैसे कि रिपोर्ट्स वहाँ पर कांग्रेस ही खास तौर से कह रहे हैं कि अच्छी रिपोर्ट है, उसका बहुत अच्छा वर्चस्व है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि पूरा बीजेपी का सत्ता संगठन पूरा लगा हुआ है। रमाकांत भार्गव को टिकट देने के पीछे शिवराज सिंह चौहान है। उन्होंने अपना एक कैंडिडेट चुना, चूँकि परिवारवाद का सवाल आता, इसलिए अपने लड़के को उन्होंने आगे नहीं किया। मैं इसमें कुछ लोगों से ये भी तो सुन रहा था, परिवारवाद की बात है कि शिवराज ये चाहेंगे कि भार्गव हारें तो फिर अगली बार कार्तिकेय को मौका मिले। भार्गव जीत गए तो हो सकता है कि वो ब्राह्मण सीट बन जाए। देखिए, इस परिस्थितियों में हम इसलिए ये नहीं कह सकते क्योंकि अब शिवराज की साख भी दांव पर है। वो केंद्रीय मिनिस्टर हैं और यहाँ आप मुख्यमंत्री रहे, 19 साल आप मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद आप, चूँकि उनका ये विधानसभा क्षेत्र गढ़ है और वहाँ पर आप हारते हैं तो उंगली किस पर उठेगी? शिवराज पर, तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और दूसरा, मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनको भी जो है, उनकी साख भी कहीं ना कहीं, हालांकि अभी तक हमने देखा उपचुनाव में उनने परचम ले रहा है, तो सरकार और सत्ता दोनों वहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये संभावना कम नज़र आ रही है कि जो है रमाकांत भार्गव डिफीट कर जाएं। हालांकि ये ज़रूर है कि शिवराज सिंह चौहान लाख के ऊपर वोटों से जीते थे, लेकिन यहाँ पर रमाकांत भार्गव को ये ज़रूर देखने वाली बात होगी कि उनका जो टिकट का कितने वोटों से वो जीतते हैं। मतलब आपको लग रहा है श्योरिटी कि रमाकांत भार्गव एज में है उस सीट पर आज भी? हाँ, एज में है। ये है कि अब लोगों को ये रहेगी कि वो कितने हजार वोट से जीते हैं। हालांकि चूँकि कहते हैं ना, जैसे मैंने कहा कि उपचुनाव जो होते हैं तो वो सत्ता का चुनाव होता है, सरकार का चुनाव होता है, तो सत्ता बीजेपी की है। तो इसमें ये सिनेरियो की बात करें, और अब हालांकि हमने देखा है कि कांग्रेस बड़ी एकजुटता से, और राजकुमार पटेल के रेफरेंस की बात करें तो वो टिकट जीतू पटवारी का नहीं, कांग्रेस का नहीं, वो दिग्विजय सिंह का है। आखिरी चुनाव राजकुमार पटेल का भी तो है, अगर रमाकांत भार्गव का आखिरी चुनाव नहीं, वो तो चूँकि राजकुमार पटेल जो है पूर्व मंत्री रहे हैं, दिग्विजय सिंह खासे करीबी रहे, लेकिन एक दाग अपने साथ लेकर चल रहे हैं वो
कि उन पर आरोप लगे थे जब सुषमा स्वराज के खिलाफ वो लड़े हुए थे, तो बी फॉर्म भरने के पहले ही बताया ये जाता है, जो उनके ही साथी लोग हैं जो कांग्रेस के हैं, वो खुलकर ये बोल रहे थे कि राजकुमार पटेल बिक गए थे। तो इस वजह से चुनाव भी वो बुधनी में 20 साल 25 साल पहले जीते। 31 साल पहले की बात करें तो 31 साल का फिर सिनेरियो रिपीट हो रहा है। हालांकि उस सिनेरियो में डिफरेंस ये है कि अब राजकुमार पटेल की जो छवि है वो उतनी अच्छी छवि वो डिपिक्ट नहीं कर पाए है, और चूंकि उनके भी कई लोग जो चाहते थे, अब हमने कांग्रेस में भी देखा आर्य जो है वो फुट करा लगा है, समाजवादी पार्टी जो इंडिया गठबंधन है वहाँ झटका लगा है, मनोज आ रहे हैं वहाँ पे चुनाव। बिल्कुल। तो अब वो सपा से हैं, तो सीधी बात है कि वहाँ जो इंडिया अलायंस की बात होती है वो टूट गया। अभी हालांकि कह रहे हैं कि ये तो हालांकि उतनी बड़ी परेशानी नहीं होगी, लेकिन कह भी नहीं। मनोज आर्य की बात करें, उसने आपने देखा जब वो वहाँ लड़ा तो उसका अच्छा वोट मिला, और दूसरी ये कि उसने आदिवासियों के बीच गांव में जाकर काम किया है। इसी वजह से वो सबोटेज करेगा तो उसका करेगा, कांग्रेस की वोट काटेगा। तो ये सब कहते हुए हम कह सकते हैं, सिनेरियो देखते हुए, कि बीजेपी वहाँ पर लीडिंग फैक्टर में है। रमाकांत भार्गव का हालांकि विरोध है, राजपूत जो है जिनको जब शिवराज यहाँ से उनके लिए खाली किया था तो वो थे, तो राजपूतों का भी अब उतना सपोर्ट नहीं दिख रहा बीजेपी के लिए। हालांकि बड़े नेता जो रामपाल सिंह, जो कि शिवराज के खास कहे जाते हैं, उनको वहाँ पर उतारा गया, उनसे मैनेज करने के लिए बोला गया, तो वो भी सब तमाम जातिगत समीकरण देखते हुए मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वही है कि अब ये देखना होगा कि वोटों का डिफरेंस कितना आता है। ये बात तो वही बुधनी की। बात करें आखिरी सीट विजयपुर की, महेश मल्होत्रा और उनके सामने जो सरकार में मंत्री इस वक्त हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। रामनिवास रावत 6 बार वो विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, और मैं खास उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो दोनों पहले भी जो उपचुनाव हुआ अमरवाड़ा में और इस बार जो विजयपुर में हो रहा है, ये दोनों बार भाजपा के पास आने वाले कांग्रेस के बागी ही उनके लिए मुसीबत बनते दिख रहे हैं। उधर कमलेश साहब भी आए, जीते, हालांकि मंत्री नहीं बने। रामनिवास रावत आए, मंत्री बन गए, अब जीतने पर फिर से सवाल है। देखिए, ग्वालियर चंबल पॉलिटिक्स थोड़ा छिंदवाड़ा से अलग पॉलिटिक्स है। यहाँ पर चूँकि रामनिवास रावत जो कि कट्टर कांग्रेसी थे, विपरीत परिस्थितियों में वो जीत के आए, लेकिन इंटरनल सिनेरियो की बात करें तो आंतरिक ये है कि ये आप याद करिए 2020 सिंधिया बीजेपी में आए, लेकिन रामनिवास रावत को भी वो चाहते थे, रामनिवास रावत नहीं आए। सिंधिया भी अभी नहीं गए उनके प्रचार के लिए। अब वही मैं बता रहा हूँ कि इसके बाद हुआ क्या कि दोनों के बीच तल्खियाँ तब से ही लगातार बढ़ रही थी। अब लेकिन सिंधिया चूँकि वहाँ पर अपना एक वर्चस्व चाहते हैं, लेकिन 2 लीडर्स वहाँ पर मेन हैं, नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया। जो चंबल की बात करें तो चूँकि उन दोनों में टसल, सबको पता है, दोनों में आपस में खींचतान मची रहती है। तो अब हमने देखा कि आज आखिरी है, लेकिन सिंधिया नहीं आए वहाँ पर। क्यों नहीं आए? क्योंकि पूरा क्रेडिट नरेंद्र सिंह तोमर ले गए रामनिवास रावत को, और रामनिवास रावत को वो सबसे पहले चाहते थे कि वो बीजेपी में ना आए, सिंधिया की वहाँ नहीं चली। फिर दूसरा वो चाहते थे कि इनको मंत्रिमंडल में शामिल। सिंधिया नहीं चाहते थे कि रावत आए बीजेपी में, बिल्कुल नहीं चाहते थे। और पहले सिंधिया उनको लेकर आना चाहते थे जब 2020 में बगावत हुई। बाद ही तो तल्खियाँ बढ़ गई ना, 2020 में ही तल्खियाँ बढ़ गई कि जो व्यक्ति हमारे इशारे पर सबसे करीबी था वो नहीं आया, तो सिंधिया नाराज़ हो गए। अब लेकिन इसका फ़ायदा सीधे तौर पर तोमर ने रामनिवास रावत को लाकर क्रेडिट ले लिया, तो सिंधिया को नागवार गुजरा। इसी वजह से हम देखते हैं कि वो पूरे चुनाव में गायब थे। हालांकि उनकी तरफ से जो पूछा गया तो उनकी तरफ से जवाब आया कि वो पूरा संगठन लगा हुआ, सत्ता लगी हुई है, मैं महाराष्ट्र के चुनाव में। हालांकि ये सब क्या लग रहा है आपको? विजयपुर में आज एक आदिवासी प्रत्याशी ने समर्थन भी दिया। मैं बात करें, आदिवासी प्रत्याशी ने समर्थन दे दिया, आदिवासी बाहुल इलाका है। हालांकि एक वीडियो वायरल और हुआ था रामनिवास रावत का कि मुझे वोट की ज़रूरत नहीं है, वो इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन जैसा कि बुधनी में या फिर 2 उपचुनाव में सरकार चुनाव लड़ती है, तो यहाँ भी चूँकि अब वो 1 मंत्री बन चुके हैं, उन्होंने काफ़ी टाइम भी उनको हो चुका, होल्ड है ही, जब विपरीत परिस्थितियों में जीते हैं। होल्ड की बात है, उनके अपने अधिकारियों की बात भी चल रही थी वहाँ पर पोस्टिंग की। हाँ, तो कांग्रेस ने आपत्ति भी जताई, किशोर कान्याल को हटाने की बात हुई, शिकायत दर्ज कराई। हालांकि कुछ लोगों को हटाया भी गया, ADM को हटाया गया। लेकिन अब सीधे तौर पर यह है कि रामनिवास रावत को अपनों से लड़ना है,
लेकिन अभी चूँकि पूरी सत्ता की ताकत लगी हुई है नरेंद्र सिंह तोमर, और वहाँ ग्वालियर चंबल में जातिगत समीकरण अपने आप में बहुत महत्व रखता है। वहाँ पर ये देखा जाता है, व्यक्ति नहीं देखा जाता बल्कि किस कास्ट से है, कास्टिज्म बहुत हावी है। तो ये एक फैक्टर जो है वो रामनिवास रावत के पक्ष में है। और दूसरा, लगातार सत्ता और संगठन लगे हुए हैं, अलग अलग मंत्रियों की वहाँ ड्यूटी लगा दी गई है, तो ऐसे में मुकाबला वहाँ पर टफ है। लेकिन यहाँ भी मैं वही कहूँगा कि वोटों का अंतर कितना रहेगा, ये बात ज़रूर देखने। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे बुधनी में फाइट इसलिए कही जा रही है क्योंकि राजकुमार पटेल वहाँ पर जातिगत समीकरण है, कुछ जाने माने नेता भी हैं, इसलिए वहाँ पर टफ फाइट है। यहाँ जो मल्होत्रा को उतारा गया है, पहली बार कोई आदिवासी उम्मीदवार उस सीट पर कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रहा है, जो कि उतना चर्चित चेहरा नहीं है रामनिवास रावत के सामने चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, चूँकि आदिवासी वोटर्स की बात करें तो अभी हमने लगातार पिछले कुछ चुनाव की बात करें, पिछले 2 चुनाव की, इसको छोड़ दिया जाए तो आदिवासी वोटर जो है वो बीजेपी से छिटक रहा था। लेकिन इसमें उसको चूँकि मोदी लगातार फोकस रहा, उसके बाद लगातार उनके मोहन यादव ने भी कुछ सौगातें दी, वहाँ को पैसा एक्ट बना, उनके लिए बड़ी बड़ी बातें की गई, सौगातें लगातार दी जा रही हैं। तो इस वजह से एक आदिवासी फैक्टर जो है वो सपोर्ट में बीजेपी की आ सकता है। लेकिन चूँकि मल्होत्रा जो है वो ऐसे कैंडिडेट हैं आदिवासी से आते, तो वहाँ पर कुछ वोटों का इधर उधर हो सकता है। लेकिन आपको बताएं कि जो मुखर विरोधी थे, जो टिकट चाहते थे बीजेपी से, उनको वहाँ उनको सरकार में एडजस्ट कर दिया जो कि विरोधी थे। इस वजह से अब उतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी ये है कि रामनिवास रावत के लिए ये सीट अभी भी टफ बनी हुई, बीजेपी के लिए टफ बनी हुई है। कांग्रेस जातिगत समीकरणों के और जो आदिवासी बाहुल्य चेहरा है उसका सपोर्ट आदिवासियों को मिल रहा है। लेकिन वही है, सत्ता जब लड़ती है तो फिर उपचुनाव में रिजल्ट कुछ और है। और यहाँ भी यही है कि रामनिवास रावत कितने वोटों से जीतते हैं। बहुत शुक्रिया सर। 2 सीटों पर उपचुनाव सरकार का होता है, सत्ता का होता है, लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा ये जल्दी परिणामों में सामने आएगा। हालांकि अनुमान इस प्रकार का अभी जताया जा रहा है कि ये दोनों सीटें सरकार के पक्ष में यानी कि भाजपा के पक्ष में जाती हुई कहीं ना कहीं दिखती है एज के साथ। हालांकि परिणाम जनता पर निर्भर करते हैं, वोटिंग पर निर्भर करते हैं। लगातार इस प्रकार की रिपोर्ट्स हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के कैमरामैन विपिन यादव के साथ आकाश, MP फर्स्ट। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।